आपको कब लगा कि आप कलाकार बन सकते हैं? एक तो मुझे इंग्लैंड जाने का चांस मिला और पढ़ाई की। जो मेथड ऑफ टीचिंग, स्लाइड दिखाना आर्ट हिस्ट्री में या फोटोग्राफ, बिना आर्ट ऑब्जेक्ट दिखाए हम नहीं समझा सकते। फ्रांस में इम्प्रेशनिज्म हुआ या एक स्टाइल डेवलप किया गया डॉट्स, कलर डॉट्स का। एक पेंटर जैसे वैन गॉग काफ़ी बोल्ड ब्रश वर्क है, रेम्ब्रांड है, उसमें भी काफ़ी बोल्ड ब्रश वर्क है। अगर आपकी लाइफ पर कोई मूवी बनाए तो वो मूवी का नाम क्या होगा? कश्मीर की कावा या गुजराती चाय? कश्मीरी का। और ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। हम तो कॉलेज में मिले, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा आदमी है। अब दोनों में से शांत कौन है? शांति। सर को डिस्क्राइब करने के लिए बस एक वर्ड। नमस्कार दोस्तों, आज के नगमा शो में हम मिल रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्हें किसी एक पहचान में बांधना मुश्किल है। वो चित्रकार है, कला इतिहासकार है, शिक्षक है और संग्रहालय निदेशक यानी कि म्यूजियम डायरेक्टर भी। अपनी कला से उन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला को नई भाषा दी और अपने शोध यानी रिसर्च और शिक्षण से पीढ़ियों को प्रभावित किया। कश्मीर की वादियों में बिताया उनका बचपन हमेशा रंगों और कहानियों से भरा रहा। वहीं से उनके भीतर एक ऐसी नजर बनी जो साधारण दृश्यों में भी कला खोज लेती थी। 20 से आधुनिक पुस्तकों के लेखक, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के प्रतिष्ठित शिक्षक और LD म्यूजियम अहमदाबाद के डायरेक्टर, मात्र 90 साल के इन महान कलाकार ने अपनी कला से आधुनिक भारतीय चित्रकला को एक नई भाषा दी है। हमारे साथ है पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रतन परिमुची। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इंसान को बहुत बार ऐसे लगता है कि मेरी राह बाकी इंसान से अलग जा रही है। आपको कब लगा कि आप कलाकार बन सकते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है और बेसिक सवाल है, मगर मुझे भी खुद को ये लग रहा है कि अगर मैं अपने आप से पूछूं यही सवाल, खास क्या जवाब दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी में था कि मैं कलाकार बनूं। इंट्यूटिवली ये था कि मैंने तो कभी कलर बॉक्स तो नहीं देखा था। पेंसिल से मैं ड्राइंग करता था, ब्रश या कलर मैंने यूज़ नहीं किया है उन दिनों में, मतलब हाई स्कूल के डेज में। तो पेंसिल से करता था मैं। इतना मुझे अब बाद में वापस याद आ रहा है कि मैं कोई फोटोग्राफ या किसी तरह की तस्वीर जो न्यूज़पेपरों में छपती है, कोई तस्वीर अगर मुझे अच्छी लगे तो उसको मैं काटता हूँ। तो मुझे याद है एक फेज़ था जब मेरे पास इस तरह के एल्बम्स थे जिसमें ये फ़ोटो चिपकाए थे। दैट मीन्स अब लग रहा है ना, एज लुकिंग बैक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, के पिक्चर्स इंटरेस्टेड मी, विजुअल। वो एक बात चल रही थी उन दिनों में, माय स्कूल डेज में। इनफैक्ट पता नहीं कुछ मैं मिशनरी स्कूल में था तो कुछ एडवांस सो कॉल्ड एडवांस बातें भी वहाँ हो रही थी। तो किसी चीज़, किसी तरह का कलेक्शन करने में रस लेना चाहिए। जैसे स्टैम्प कलेक्शन किया जाता था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे हाँ, यही मेरा एक ये जो स्कूल में कहा जाता था कलेक्शन, मैंने चिपकाए भी थे और कुछ टाइम भी लगाया था इन चीज़ों में। और कभी कभी मैं उनको खाली आउटलाइन से कॉपी भी करता था। तो एक तो ये पेंसिल का यूज़ और विजुअल इमेज का यूज़ ये इस तरह का है। दूसरा, स्कूल में मुझे अलाउ किया गया ड्राइंग लेने के लिए। उन दिनों में ऐसा भी नहीं था कि इसको क्या बनना है, उस हिसाब से मैट्रिक, उस दिनों में लास्ट एग्ज़ाम वाज मैट्रिक। आई एम टॉकिंग ऑफ 1950 I passed 10th
मैट्रिक। जैसे कहते हैं ना मेडिकल लाइन लेना चाहिए या इंजीनियरिंग लाइन लेना चाहिए, ऐसा कुछ किसी ने, इवन मेरे पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने भी ऐसा कभी हम लोगों के साथ, मेरे साथ मेरे बड़ा भाई 2 साल बड़े थे वो, तो हम लोग लगभग साथ में ही हमारा एजुकेशन चल रहा था। छोटा भाई भी था मगर वो ज़्यादा छोटा था, उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, वो इंजीनियरिंग में गया। मेरे लिए किसी ने ऐसा बोला नहीं, हाँ इतना सुनता था मैं कि साइंस लेना चाहिए तो ज़्यादा मार्क मिलेंगे, ये नहीं कि बाद में फ्यूचर में क्या करना है, ऐसा भी कोई सवाल नहीं था। तो ये अजीब सिचुएशन है कि इस डायरेक्शन से मैं ग्रो हो रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कई लोगों को, कई यंगस्टर्स को याद होता है कि आर्ट स्कूल में, ये अपने स्कूल में जो ड्राइंग टीचर, आर्ट टीचर होता था, उसने कुछ सिखाया हो। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, इसको ऑफिशियली ड्राइंग सब्जेक्ट था, मगर टीचर क्या सिखाता था, कोई ख़ास उसमें खुद की एबिलिटी थी जो हम एडमायर कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। या उसने कोई कलर प्लेट्स ऐसा कुछ दिखाया हो, मुझे मालूम ही नहीं था कि कलर प्लेट क्या होता है। तो आर्ट ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, और ये उसकी कलर प्लेट है, और ये हमारे देश का है या कहीं और का है, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं था। खाली पता नहीं कैसे मेरी ड्राइंग अच्छी लगती थी। जो घर में अपने जो पर्टिकुलरली वीमेन रिलेटिव्स जो होते हैं, वो ज़्यादा आना जाना होता है, मासी है, फूफी है, इस तरह का, मामी है। बचपन में मुझे पता नहीं ये जो है बाहर का जाने के लिए अलग कपड़े पहने जाते हैं या अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। बाहर जाने वक्त जो कपड़े पहने होते हैं उससे थोड़ा स्मार्ट लगते हैं, ऐसा कुछ ख्याल में ये था। तो ये हमारे फूफी मासी कोई आएगी तो अच्छा लगता था, उनके ब्राइट कलर्स के कपड़े, और ये जो कपड़े हम पहन नहीं सकते हैं, लेडीज़ नहीं पहनते हैं जब काम करना हो किचन में और उस तरह का, तो ये उस तरह के कपड़े तो अच्छा लगता था। मेहमान आ गए और अच्छे कपड़े पहने हुआ है तो मैं ड्राइंग बनाता था। तो अब कश्मीरी में हम लोगों को बट कहते हैं, मतलब हिंदू, ऐसे ऑफिशियली कश्मीरी पंडित, मगर हमारा शब्द है बट। तो उसका फेमिनाइन वुड भी बटनी। तो मैं यही मेरी मासी फूफी यही लोग आपस में कहने लगे जब इसका शक्ल बनाओ, शक्ल ये होता था। आपको पहला पेंटिंग याद है आपकी पहली पेंटिंग क्या थी, ड्राइंग क्या थी, आपको याद है? पहली पेंटिंग तो नहीं, मगर ये ड्राइंग्स मुझे याद है कि जो ये फीमेल रिलेटिव विद नाइस ड्रेस, उसका मैं आउटलाइन ड्राइंग बना। आउटलाइन ही, कोई ऐसा, मैंने कहा ना कलर बॉक्स तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ये लोग आपस में कहने लगे ये बटनी की शक्ल बनाता है। तो इसलिए फिर वो आपस में ये करते थे, बातें करते थे, और मुझे फिर थोड़ा उकसाते थे, ज़रा मेरी शक्ल बनाओ या उसकी शक्ल बनाओ, तो मैं वो बनाता था। तो ये बटनी का शक्ल बनाता है, ये एक कान में काफ़ी मुझे याद आ रहा है। हाँ। ऐसा, सो दैट इज माय वो मतलब आर्ट। तो वैसे सब मैट्रिक का एग्जामिनेशन हो गया, और अब जो भी आसपास के लड़के, इवन आई डोंट रिमेम्बर अगर पिताजी के साथ कोई डिस्कशन हुआ, तो सब लोग साइंस में गए, तो मैं भी साइंस में गया। साइंस लिया नहीं था मैट्रिक में, मगर और मैंने हाई स्कूल में लेबोरेटरी नहीं देखी थी, पहली बार लेबोरेटरी देखी कॉलेज में। तो मुझे अच्छे मार्क्स आ गए ड्राइंग होते हुए भी, जिसमें कहा जाता था उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते थे। शायद मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, और
मिशनरी स्कूल होने से, और वैसे भी ये अगर आप कहानी कुछ कुछ आनी चाहिए ऐसा आप सोचते हैं, तो ये कहानी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे प्राइमरी स्कूल में, उन दिनों में किंडरगार्टन तो हमने सुना ही नहीं था। ये मैं 36 बॉर्न हूँ, तो उन दिनों की बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी स्कूल में मुझे भेजा गया। ऐसा था कि हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं देखा कि हमारे रोज़ की पढ़ाई में पिताजी का क्या रोल है। वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो साथ साथ आते हों, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और माँ तो मेरी अनपढ़ थी, तो वो तो सवाल ही नहीं था कि माँ को पता चले ये क्या कर रहे हैं बच्चे और ये सब। तो प्राइमरी स्कूल का मुझे याद है, मुझे शायद 3rd स्टैंडर्ड में, हाँ, घर में आते थे। पिताजी ने घर में ट्यूटर रखा था, तो वो आते थे। मगर स्कूल एडमिशन के वक्त मुझे 3rd स्टैंडर्ड में बिठाया उन्होंने। तो वो इंग्लिश के टीचर जो थे, उनका एक सिस्टम होता था कि सुबह जब क्लास में बच्चे आते हैं तो स्पेलिंग टेस्ट होता था। तो मुझे याद है एक दिन में मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो लेट होने की वजह से मुझे मेरे अल्फ़ाबेटिक हिसाब से नहीं बिठाया, मुझे पीछे बिठाया। तो स्पेलिंग जो भी बताया होगा उन्होंने, तो ऐसा हो गया कि बहुत से बच्चों को जो सब आगे थे उनको स्पेलिंग नहीं, उनकी करेक्ट स्पेलिंग नहीं आई। मेरी करेक्ट स्पेलिंग ऐसी आई कि मुझे 3रा नंबर मिला, आगे लेके आए। तो उस तरह से मुझे याद आ रहा है, शायद मैं आई वॉज गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मुझे 4th में एडमिशन मिला होगा स्कूल में। तो ये इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक के वक्त में मैं 14 साल का नहीं था। आई शुड हैव बीन 14 at the time of filling the examination form. मेरा डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी ये की है चेंज, तो आई एम 6 months older ऑफिशियली देन दे, जो अपने माँ से जो जन्म होता है। तो 16th January is wrong, 16 June is correct. I was underage at the time of 10th standard, और but maybe English और maths में अच्छे मार्क्स आए थे। So I was allowed to join first year in college. तब FA होता था, after matriculation 10th, FA first and second year, and then BA 3rd year and 4th year, और BA first year, BA 5, इस तरह का होता था। तो मैंने साइंस केमिस्ट्री लिया था, और केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में पहली बार मैं ये गया। तो अब इस दौरान में पता नहीं क्यों कैसे मेरे फादर ने प्रॉस्पेक्टस मंगाए, और मतलब हम इतने इनोसेंट थे या इतने वो बेखबर थे कि कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है। मेरे पिताजी डॉक्टर मेडिकल ट्रेनिंग के लिए इंदौर गए थे। सो उनको ये प्रोसीजर मालूम होगा। मैं जब फर्स्ट ईयर बड़ौदा से वापस आ गया वैकेशन के लिए, तब मैंने 3 प्रॉस्पेक्टस देखे, घर में पड़े थे, जो पहले में उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। उन्होंने खुद, फादर ने वो अपने जानकारी के लिए वो मंगाए थे। तो एक शांति निकेतन का, एक JJ स्कूल का, और ये बड़ौदा का। सो ही फाउंड बड़ौदा हैज अनाउंस्ड फर्स्ट टाइम डिग्री कोर्स, ऐसा करके उन्होंने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया बड़ौदा जाने के लिए। और मेरे ब्रदर के लिए भी कहीं एडमिशन था, तो हम लोग निकले और पहली बार ट्रेन देखी 51 में।
तो फाइनली पिताजी ने बिठा दिया बड़ौदा में। तो अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे क्यों लाया। ऐसा कुछ डिस्कशन भी नहीं हुआ कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये डेस्टिनी है। आई मीन डेस्टिनी इस तरह से आप देख सकते हैं कि देयर इज द कल्मिनेशन विद पद्मश्री। इस तरह से मैं निकला ट्रेन में, तो इस बच्चे को पद्मश्री मिलना था एक दिन। एंड फ्रॉम आर्ट ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं करता था इसलिए वो एडमिशन में तो टेस्ट था, तो देखा इसने बहुत अच्छा फ्लावर वाज बना दिया तो एडमिशन मिल गया। तो बट बेसिकली फ्रॉम आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज वेरी रॉ। और जो कहा जाता है उन दिनों में, ये खास कहा जाता था कि इफ देयर इज ज़ीरो आर्ट ट्रेनिंग इट इज़ बेटर। बिकॉज उन दिनों में क्या हो गया था, द शांति निकेतन हैड बिकम सो पॉपुलर इन द आर्ट एरिया। तो उस तरह के ड्राइंग टीचर्स होते थे और उस तरह से, तो वो, और दूसरा था जो वैसे ड्राइंग टीचर्स जो रियलिस्टिक स्टिल लाइफ बनाना, तो वो सिखाते थे, या वो शांति निकेतन टाइप ग्रेसफुल लाइन ऐसा ऐसा बनाया। तो न मुझे कोई एकेडमिक ट्रेनिंग थी प्रॉपर, न मुझे इस तरह का कोई रिवाइवल। इस तरह से मैं क्लास में बिंद्रे साहब वगैरह इन लोगों के ये अंडर सीखने लगा। सर, आपने 25 साल से एमएसयू बड़ौदा में बच्चों को सिखाया है, तो रतन परिमू जी एज अ टीचर कैसे थे? कुछ यादें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं एज अ टीचर, माई सेल्फ एज अ टीचर। एक तो मुझे इंग्लैंड जाने का चांस मिला और वहाँ पढ़ाई की। तो वहाँ जो मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे स्लाइड दिखाना, खास करके आर्ट हिस्ट्री लेक्चर जो हो, या फोटोग्राफ, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा है आर्ट हिस्ट्री में या आर्ट ऑब्जेक्ट में जो बिना आर्ट ऑब्जेक्ट दिखाए हम नहीं समझा सकते हैं। इसलिए आर्ट ऑब्जेक्ट को दिखाना फोटोग्राफ के ज़रिए, ये एक ख़ास बात थी। दूसरा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ किस तरह का इंफॉर्मेशन देना, वो या इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने अडॉप्ट की अपने टीचिंग में। तो अब अभी तक स्लाइड प्रोजेक्टर इतने मतलब अफोर्ड कर सके ऐसा नहीं था। फिर हमने ढूंढा कि 2 स्लाइड दिखा सकते हैं एक साथ, उस तरह का एक छोटा स्लाइड प्रोजेक्टर। तो ऐसे 3-4 ऐसे प्रोजेक्टर्स हमने खरीदे, स्लाइड बनाने लगे, फोटोग्राफ इकट्ठा करने लगे। तो कभी कभी मैं फोटोग्राफ क्लास में 15-20, कभी कभी ज़्यादा भी उसको पिन करते थे। ऐसा फोटोग्राफ का आर्काइव भी अलग बनवाया। तो ऐसे रिलेटेड चीज़ें होने लगी। फोटोग्राफ भी हम कॉपी करने लगे आर्ट ऑब्जेक्ट को। तो ये एक ख़ास बात है। और वैसे भी जो कहते हैं कि टीचर अगर 1 घंटे के लिए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है, तो वो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसका वो 1 घंटे का एम क्या होना चाहिए, तो वो भी मेरे ख्याल में रहता था। इस तरह के, और इसी तरह से मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। जो एक थोड़ी सी अजीब बात थी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे फ्रांस में इम्प्रेशनिज़म हुआ, और इम्प्रेशनिज़म के कंटिन्यूएशन में एक फेज़ आया या एक स्टाइल डेवलप किया गया
पॉइंट्स, डॉट्स, कलर डॉट्स का, जिसको पॉइंटलिज्म कहते थे। तो वो मैंने समझाया था। फिर दूसरी बार मैंने कई स्टूडेंट्स को पूछा, मैंने क्या बताया, और पेपर में भी वो क्वेश्चन था सरा के बारे में या पॉइंटलिज्म के बारे में। तो वो पॉइंटलिज्म बिकेम पॉइंटलेस। तो सरा वॉज ए पॉइंटलेस पेंटर, तो सरा वॉज ए पॉइंटलेस पेंटर। इस तरह का वो मतलब इंटरप्रिटेशन ही अलग अलग हो गई। जी सर। तो इस तरह का कंफ्यूजिंग होता था। फिर बच्चों स्टूडेंट्स को अगर ब्रश वर्क है पेंटिंग में, तो एक पेंटर जैसे वैन गॉग, वो भी काफ़ी बोल्ड ब्रश वर्क है। रेम्ब्रांड है, उसमें भी काफ़ी बोल्ड ब्रश वर्क है। तो दोनों की ब्रश वर्क में अलग क्या है, ये स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होता था। तो वो दोनों आर्टिस्टों के लिए एक ही पॉइंट वो कहते थे, रेम्ब्रांड में ब्रश वर्क है, वैन गॉग में ब्रश वर्क, मगर फ़र्क क्या है। इस तरह की बातें वाकई मुझे ऐसा कुछ खास हुआ ऐसा याद नहीं आ रहा है। सर, आप एलडी म्यूजियम में डायरेक्टर थे, तब आपको बहुत सारे एग्जीबिशंस लिए गए थे। कुछ ऐसा एग्जीबिशन याद है जो आपके बहुत दिल के करीब हो, या कुछ याद आ रहा है उसके बारे में कि ये एग्जीबिशन बहुत मेमोरेबल था आपके लिए, ऐसा कुछ? एक तो जनरल जो ऐसा है कि ये वो पीरियड था, म्यूज़ियम के लिए दो बातें हैं। एक है अगर स्टाफ, थोड़ा सा स्टाफ है, वो वेल ट्रेंड है और इंटेलिजेंट है और वो कुछ प्लान कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर फंड्स नहीं है, या ये जैसे प्राइवेट म्यूज़ियम में ट्रस्टीज़ होते हैं, तो ट्रस्टीज़ को पूछना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जीबिशन जितने सिस्टमेटिकली जैसे यहाँ आप लोगों ने किया है, ऐसी सिचुएशन लगभग कम म्यूज़ियम्स में होती है, जिसमें रिलेटेड टाइप ऑफ स्टाफ हो और फंडिंग्स हो। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ थोड़ा सा अगर कुछ किया, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी म्यूज़ियम के अंदर। मुझे याद है कि एक एनसी मेहता कलेक्शन में मेवाड़ पेंटिंग के कुछ पेंटिंग्स थे, और मेवाड़ पेंटिंग इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, इसलिए इसमें क्योंकि थोड़े से मेवाड़ स्कूल के पेंटिंग्स थे, उनको हमने खास डिस्प्ले में लाया था। उस तरह से इसमें मैं ये नहीं कह सकूँगा कि ये कोई ग्रेट एग्जीबिशन था, मगर इस तरह की बहुत सारी बातें। आई हैड एक्सेस टू कस्तूरबाई लाल भाई कलेक्शन कहते हैं इसमें एलडी म्यूज़ियम में। वो एक्चुअली अवनींद्रनाथ गगनेंद्रनाथ ने जब उन्होंने रिवाइवलिज्म मूवमेंट शुरू की थी, बंगाल रिवाइवलिज्म मूवमेंट, जिसमें इंडियन आर्ट में से इन्फ्लुएंस लेकर आर्टिस्टों को सिखाना चाहिए, ऐसी भी बात आती थी। तो वो खुद समझने के लिए उन्होंने अपना कलेक्शन बनाया ऑफ इंडियन आर्ट, जिसमें ड्राइंग्स काफ़ी थे। तो उनमें से मैंने देखा लगभग 60 ड्राइंग्स ऐसे थे जो रामायण रिलेटेड थे, और एक ड्राइंग को अलग अलग मतलब हमने देखा वो अलग अलग प्रसंग उसमें इलस्ट्रेट किए गए थे, और ऐसा लगता था कि वो जैसे अयोध्या कांड है, बाल कांड है, पहले बाल कांड फिर अयोध्या कांड, तो लगभग बहुत सारे एपिसोड्स बाल कांड के उसका एक सेट आ गया। इसी तरह से बहुत सारे एपिसोड्स अयोध्या कांड के उसका एक बंच में मिल गया। तो उसको फिर हमने अलग डिस्प्ले किया।
तो इट वाज 2 अध्यायस ऑफ रामायण विच वाज मोर और लेस covering all the episodes in those cands. That was very significant. अच्छा। उनमें फिर हमने देखा कि वो अगर उनको जल्दी जल्दी स्लाइड बना के प्रोजेक्ट किया जाए तो वो ऑलमोस्ट मूवी जैसा उसमें इफेक्ट आ जाएगा। आगे मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, पद्मश्री 2025 ये हमारे सारे लोगों को बहुत गर्व की बात है। हमारे सभी एनजेएमए के एम्प्लॉयज़ या सभी आर्ट फैकल्टी के जो लोग हैं उनको ये गर्व की बात है कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। लेकिन आपको कैसे लगा कि आपको पद्मश्री मिला है और आपकी क्या भावनाएं थी? नहीं, इसमें देखिए वो अपने देश में क्योंकि ये अवार्ड्स है और तरह तरह के फील्ड्स है जिसमें ठोस काम किया हो, कुछ इस तरह का कुछ काम किया हो कि वो एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन माना जाता है, तो उस तरह के का तो अनुभव है। मतलब हम हर साल देखते हैं ये मिलता रहता है। मैंने जब भी कोई एकेडमिक बात हाथ में ले ली, किताब बनाना या यही एग्जीबिशंस, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इस तरह का एक एम ऐसी लगन से मैं काम करता था। तो मैंने अबनीनाथ, गगनीनाथ और रविन्द्रनाथ थीम टॉपिक को लेकर जो पीएचडी मैंने किया था उसका एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड वर्जन एमएस यूनिवर्सिटी ने छपाया था। आई मीन आर्ट बुक तो नहीं कह सकते हैं, मगर फिर भी इट वाज लाइक एन आर्ट बुक, ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेशंस थे। उसको अच्छा के लिए अच्छे रिपोर्ट्स आए थे जो एग्जामिनर्स में थे। फिर एक ऐसा मौका आया कि एक गैलरी ने दिल्ली में इंटरेस्ट दिखाया कि हम इसको अच्छी तरह से छपाएंगे कलर में। तो अगर आपको कुछ रिवाइज करना हो तो मैंने उसको रिवाइज किया। तो वो और पहले उन्होंने कहा वो खर्चा बहुत होगा, फिर एनीवे उसको कुछ भी एडजस्टमेंट किए, पेजेस, कलर प्लेट्स, टेक्स्ट, वो सब। और मुझे पर्सनली लगा वो 2010 में जब छप गई कि ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट बुक हो गई है जिसमें मॉडर्न आर्ट रिलेटेड रिसर्च है। और वैसे भी ये मैंने तो कर लिया, मुझे मौका मिला और ये सब, मगर जो भी हम एजुकेशनल एरिया में आर्ट, पर्टिकुलरली आर्ट एजुकेशनल एरिया में जो देखते हैं कि आर्टिस्ट कहते हैं अभी भी इतने साल से डिग्री कोर्स वगैरह यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई होती है कि हम रिसर्च क्या करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये 3 टैगोर्स का पर जो पीएचडी रिसर्च टॉपिक लेकर काम किया वो एक अच्छी मिसाल है कि सो कॉल्ड प्रैक्टिकल या स्टूडियो कोर्सेज में किस तरह का रिसर्च हो सकता है। तो मैं मानता था ये एक अच्छा काम है जिसको आज तक मिला है पद्मश्री आर्ट रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब यही किताब को उन्होंने वहाँ जाके कंसिडर किया या क्या कंसिडर किया। तो ये मैं इस तरह से अब अपने अंदर सोच रहा हूँ कि चलो अच्छा है कि जिस काम को मैं, जिस रिसर्च को मैं अपने हिसाब से बहुत महत्व की रिसर्च मानता हूँ, उसका फाइनली इस तरह से अवार्ड मिल गया। जी सर। ये जो मैंने उन अबनीनाथ, गगनीनाथ वालों के कलेक्शन में से जो ड्राइंग्स की मैंने बात की, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कैटलॉग बनाया है। और मुझे लगता है वो भी ऐसे
हिंदी में सराहनीय शब्द है, मुझे वो यूज़ करना चाहिए या नहीं, मतलब मगर फिर भी आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग जो है उसमें ड्राइंग की कितनी महत्व है, ड्राइंग का महत्व कितना है, ये उस किताब से पता चलेगा। और ऐसा माना जाता है कि जैसे यूरोपियन आर्ट में लियोनार्डो दा विंची वगैरह उन लोगों ने दिखाया कि ड्राइंग का इम्पोर्टेंस, और ड्राइंग जैसे आपको कोई एक्शन में आदमी दिखाना है तो आप उसको वो एक्शन में लिम्स कैसे आ जाएंगे, फिर वो लिम्स के ऊपर जो भी कॉस्ट्यूम आएगा वो कैसे आएगा, वो मतलब इस तरह की जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है आपके रोल ऑफ ड्राइंग क्या है बिफोर यू फाइनलाइज योर कंपोजिशन, तो वो उन ड्राइंग्स में इंडियन आर्टिस्ट भी इस तरह से सोचते थे, इस तरह से प्रिलिमिनरी स्केच, प्रिलिमिनरी आइडिया, फिर डिटेल में कोई पार्ट्स ऑफ द कंपोजिशन, फिर फुल कंपोजिशन, इस तरह का उसमें। ये तो उस किताब को भी मैं मानता हूँ, तो एक तरह का खुशी कहिए, संतोष कहिए, एट द एंड ऑफ द मतलब मोरलेस जो भी हमारा लाइफ साइकिल अब तो लगभग पूरा ही हो गया है। सर अभी कुछ छोटे सवाल, अगर आपकी लाइफ पर कोई मूवी बनाए तो वो मूवी का नाम क्या होगा? सीजलेस क्रिएटिविटी। ओ, वन वर्ड टू डिस्क्राइब रतन परिमुजी। इंटीग्रेटेड पर्सन। वाह। कैनवास या नोटबुक? कैनवास। कलर्स या वर्ड्स? कलर्स। साइलेंस, म्यूजिक? म्यूजिक। कश्मीर की कावा या गुजराती चाय? कश्मीरी कावा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ आए और हमारे साथ बहुत सारी बातें की, ढेर सारी आपकी सारी यादें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका दिया। इसको मैं डॉक्यूमेंटेशन शब्द यूज़ करना चाहता हूँ कि मेरे बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपने इस तरह से जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में से किया है। तो दोस्तों, रतन परिमु सर के साथ हम बातें कर ही रहे हैं और एक बहुत अच्छा गेस्ट हमारे साथ है जिनका नाम है नैना दलाल जी। नैना दलाल जी, आपका बहुत बहुत ये पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं आप दोनों को पूछना चाहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को कब मिले, आपकी कहानी क्या है? कहना है आपको? हम तो कॉलेज में मिले और ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा आदमी है। और धीरे धीरे पहचान होने लगी तो पता चला कि वो सचमुच अच्छा आदमी है। सो आई डिसाइडेड टू मैरी हिम। वाह। And I told to my parents. My father was not very reluctant. He said okay, but my mother was quite, because he was far from our area. So she was. And now I realize myself, being a mother, how a mother will feel. So she said no. Let him come to house, okay. But I will not accept him as a son-in-law. But then she thought कि ये तो मानेगी नहीं. So finally she said yes, okay. अच्छा. Then he also got lecturership in Baroda. So she thought that now he's a Barodian. Now she said okay. आप दोनों में कभी लड़ाई हुई तो कौन किसी को पहले मनाता है? सॉरी कौन बोलता है? लड़ाई तो बहुत होती है. सॉरी कौन बोलता है पहले? लड़ाई तो बहुत होती है. सर आपको कैसे मनाते हैं अगर आप गुस्सा हो गए हो? सॉरी कौन बोलता है पहले? नहीं,
थोड़े दिन चलती है, फिर मन जाते हैं, घर में ही रहते हैं तो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर छोड़ना ही पड़ता है कि लड़ाई है। सर आप क्या कहेंगे कि आप कैसे मनाते हो? क्या आपकी ट्रिक है मैम को मनाने के लिए? नहीं, इनडायरेक्टली वो भी मानती है कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, हम बस मान जाते हैं ऐसा अब कुछ। दोनों में से शांत कौन है? शांति। वैसे सवाल पूछ रही हैं आप, वो मुझसे 10 महीना बड़ी है, अच्छा। तो उसका बार बार आर्ग्यूमेंट होता है, मैं तुमसे बड़ी हूँ। ओह अच्छा। तो उसका कहना मानना चाहिए या वो सॉरी नहीं कह सकती है, वो बड़ी है। बड़ी है इसलिए। हाँ। अगर आप दोनों को पूछा कि मैम को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द क्या है? मेरे हिसाब से शी इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मैम आप क्या कहेंगी? सर को डिस्क्राइब करने के लिए बस एक वर्ड। ऐसा तो कुछ नहीं है, बोल 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 करते रहते हैं वैसे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए, मुझे और हमारे सारे टीम को और हमारे दर्शकों को आपको यहाँ देख के बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आज का पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए कला को सिर्फ देखिए नहीं, जिए भी।